हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में देखा था अल्टरनेटिंग करंट में पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से जिसके थ्रू हम जान सकेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट में बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और पावर अगर हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो पावर कैसे कैलकुलेट किया जाए। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है, ये क्या है, ये सिंबल डिनोट करता है कि जो आपके पास क्वांटिटी है वो अल्टरनेटिंग है। इसका शेप कैसा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये अल्टरनेटिंग है। अगर इसकी वैल्यू कम आ रहे, ये वोल्टेज है और वोल्टेज मतलब सप्लाई का अगर हम आरएमएस वैल्यू लिखें 230 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू है, तो आप पाएंगे कि अब अगर इसे एक सर्किट जिसमें R है, L है और C है, फिर आपने जोड़ दिया, R की वैल्यू है 5 ओम, L की वैल्यू है 'इसका आपको एक्सेल दिया गया है, इंडक्टेंस का आपको दिया गया है एक्सेल की वैल्यू आपको दी गई है J 7 ओम। ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के लिए जो XC है, XC का वैल्यू आपको दिया गया है -J 2 ओम, -J 2 ओम। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि सर्किट में कितनी पावर फ्लो होगी और रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। मतलब पहले हमें निकालना है इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट I। हमें निकालना है फर्स्ट कि I की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड हमें निकालना है कि पावर क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस। थर्ड हमें निकालना है पावर डिलीवर बाय सोर्स बोले या फिर सप्लाई बोले, पावर डिलीवर बाय सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है और ये सिग्नल या ये सोर्स या ये सप्लाई RLC से जुड़ा हुआ है सीरीज क्रम में, सीरीज ऑर्डर में, तो आप पाएंगे कि अगर हम इस सर्किट का इम्पीडेंस निकाल लें, इम्पीडेंस क्या होगा, ये जो RLC है इनका कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो अगर हम RLC का कॉम्बिनेशन निकाल ले, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम इसको लिखते हैं R प्लस JXL माइनस JXC। तो अब XL जहाँ पे भी होगा इसकी वैल्यू जो भी होगी, XL की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसके साथ में जब भी हम इम्पीडेंस को लिखेंगे तो सामने में J होगा। जब भी हम XC को लिखेंगे, XC का जो भी वैल्यू होगा उसके साथ में -J होगा। मतलब कि R की वैल्यू आपको दी गई है 5 प्लस XL की वैल्यू दी गई है आपको 7 ओम प्लस J 7 ओम। अब आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे J लिखा है तो आपने J लिखा, XL की वैल्यू आपको J 7 दिखा है तो J 7 लिखेंगे। आपको J आपको एक ही बार लिखना है, या तो आप डायग्राम में जैसा दिखाई दे रहा है आप वैसे लिखेंगे, या तो यहाँ पे J लिखेंगे। XL के साथ में प्लस J होगा और XC के साथ में माइनस J × 2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 प्लस J 5, ये बना। तो आपको पता है ये आपको निकल गया इम्पीडेंस।
ये आपका निकल गया इम्पीडेंस। अगर इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करें इम्पीडेंस को, तो आप पाएंगे कि इम्पीडेंस का एक वैल्यू है 5, एक कंपोनेंट है 5 और एक कंपोनेंट है J5। तो जो 5 है वो कहीं यहाँ कहीं होगा 5, यहाँ कहीं होगा 5, और जो J है, J का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर। इसको बोलते हैं हम x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। इस y एक्सिस को ही हम बोलते हैं j एक्सिस। j एक्सिस इस एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे होता है? 90 डिग्री। क्योंकि इसकी इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में अगर आप एंगल बनाएं तो आप पाएंगे कि 90 डिग्री होता है। इसको आप बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसी को बोलते हैं j एक्सिस। और j का मतलब होता है 90 डिग्री लीडिंग। तो जो 90 डिग्री लीड कर रहा है इस एक्सिस से, तो j की वैल्यू है 5, मतलब इस एक्सिस पे है 5। तो आप पाएंगे कि एक वैल्यू है इम्पीडेंस का 5 इस डायरेक्शन में, एक वैल्यू है इम्पीडेंस का j एक्सिस के डायरेक्शन में 5, ये 5 है। तो अगर दो वैल्यू 5 है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास आएगा mod 5 प्लस J5 मोड का मोड हटाते हैं, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, रूट लगाते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर, J हट जाता है, J हट गया, आपके पास आंसर आया आपके पास 5√2 ओम। ये आया मोड ऑफ J। मतलब अगर आपके पास Z इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का एक वैल्यू आपका 5 है जो कि x एक्सिस में है, एक वैल्यू आपका J5 है जो कि J एक्सिस में होगा, तो दोनों, क्योंकि दोनों इम्पीडेंस दोनों का ऐड है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट है। इम्पीडेंस में दोनों ही टर्म्स है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट है। और जब दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना आया? 5√2। तो ये होगा इसका रिजल्टेंट 5√2। अगर हम इसको प्लॉट करें तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा 5√2 के बराबर। अगर हम इसका करंट निकालें, करंट नहीं, अगर हम इसका अगर हम यहाँ पे एंगल निकालने की कोशिश करें, एंगल, तो अगर ये एंगल को हम लिखे हम थीटा, तो आप पाएंगे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा बराबर, आपको पता होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये थीटा है तो थीटा की सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाया है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसकी हाइट किसी बराबर होगी? इस 5 को। तो 5 का 5, बेस किसका होगा? ये होगा बेस, और जो आपको एक तिरछी लाइन दिखाई दे रही है पूरी में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हुआ 5, बेस हुआ 5, आंसर आया 1। मतलब tan थीटा का वैल्यू आया 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री के बराबर। तो आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, यहाँ देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ये हमने निकाला। मतलब आप इस जेड को ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जेड को 5√2, ये क्या हुआ? ये इसका वैल्यू हुआ जेड का। देखो ये जेड का वैल्यू हुआ वेक्टर फॉर्म में, जिसमें 5 है प्लस J5 है। अगर इसको आप पोलर फॉर्म में लिखें तो आपको लिखेंगे r, जेड का रिजल्टेंट कितना है? 5√2, और एंगल कितना आ रहा है जेड का? जेड का एंगल आ रहा है 45 डिग्री। अब लिखेंगे 45 डिग्री। अब जेड मिल गया आपको, अब जेड मिल गया तो करंट निकालते हैं। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ में I इक्वल टू हम लिखते हैं V/R, यहाँ पे लिखेंगे V/Z। अगर V/Z लिखेंगे तो ये आएगा V/Z। तो V की वैल्यू अगर हम RMS में लिखें तो जो I मिलेगा ये भी आपको RMS वैल्यू मिलेगा। तो VRMS कितना है? सप्लाई 230 वोल्ट RMS अपॉन Z। Z की वैल्यू कितनी है? 5√2 एट एन एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल आपको दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 230 एट एंगल 0 डिग्री।
अपॉन 5 √2 एट एन एंगल 45 डिग्री। ये केवल लिखने का तरीका है कि जो z है जिसकी वैल्यू 5 + j5 है, जिसकी वैल्यू 5 + j5 है, इसको अगर हम मॉड निकालें, आप मैग्नीट्यूड निकालें तो आपका आएगा 5 √2। अगर इसका एंगल निकालें तो z का एंगल आएगा 45 डिग्री। मतलब z ही है जिसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिखें j के फॉर्म में तो 5 + j5 आएगा, जिसको रेक्टेंगल फॉर्म भी बोलते हैं। अगर पोलर फॉर्म लिखना चाहें तो 5 √2 एट एंगल 45 डिग्री आ रहा है। तो ये आएगा। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आप पाएंगे 230/5 ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और आएगा आपके पास अपॉन √2। अब यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री माइनस, देखिए हम क्या करेंगे, एंगल में एंगल, देखिए ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर और नंबर क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे आप कट करते हैं, भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसी प्रकार से होगा। लेकिन जो एंगल और एंगल है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे एंगल 0 डिग्री माइनस 45 डिग्री। जब ये एंगल ऊपर जाएगा तो आप उसको माइनस लिखते हैं, तो माइनस में आपका आंसर आएगा 46/√2 एट एन एंगल -45 डिग्री। इसका मतलब ये आया 46/√2, इसकी वैल्यू लगभग इसकी वैल्यू होगी आपके पास, अगर आप निकालना चाहें इसकी वैल्यू लगभग, ये भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आप डेसिमल में निकालना चाहें, पॉइंट्स में निकालना चाहें, तो आपको पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। अगर √2 की वैल्यू 1.414 होती है तो लगभग 1.5 के बराबर है। तो अगर 1.5 के बराबर है तो इसकी वैल्यू अगर आप कैंसिल आउट करें इसको, तो आपका आंसर लगभग आएगा आपका इसका आंसर लगभग आप लिख सकते हैं 30 के बराबर। 30 से ज़्यादा होगा, 30 से इसका आंसर कुछ ज़्यादा होगा, लगभग इसका आंसर आप मान सकते हैं 31 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 31 या 32 के बराबर। इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, जो नंबर होगा वो 32 आएगा, और जो एंगल आएगा वो आएगा -45 डिग्री। जैसे हमने इम्पीडेंस का एंगल निकाला था तो 45 डिग्री आया था, और करंट का हमने वैल्यू निकाला तो आपका एंगल कितना आया, इसकी करंट की वैल्यू आई 32। लेकिन करंट का अगर एंगल पूछा जाए आपसे तो आएगा -45 डिग्री। इसको हम फेजर डायग्राम में प्लॉट करेंगे, तो इसको अब लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा करंट आ गया है, हमारा करंट हमारा वैल्यू आ गया है, लगभग 32 एम्पियर के आसपास आ रहे हैं, और एंगल के साथ में अगर बोलना चाहें तो 32 एट एन एंगल -45 डिग्री।
तो इसके बाद देखते हैं कि करंट आ गया आपका, अब पावर कितना आएगा और बाकी पैरामीटर कितना आएगा देखते हैं, चेक करते हैं। तो कुछ चीज़ों को मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटाते हैं कुछ चीज़ों को। अब हमारा करंट आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं कि सर्किट ने कितना पावर डिलीवर किया। तो सर्किट ने जितना पावर डिलीवर किया हम उसको लिखेंगे एस से। एस का मतलब होगा सोर्स ने जितना पावर दिया इसको हम बोलेंगे पावर डिलीवर बाय द सोर्स। पावर डिलीवर बाय द सोर्स, ये सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको आप। तो जो S की वैल्यू होगी वो होगी VRMS इंटू IRMS के बराबर। IRMS का कॉन्जुगेट मतलब इसका मतलब ये होगा कि VRMS की वैल्यू आप कितना है 230, IRMS का वैल्यू कितना है आपने निकाला है लगभग 32 एट एन एंगल -45। अब इसका लिखा है कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि 230 इंटू 32 जो एंगल है कॉन्जुगेट लगा है तो क्या हो जाएगा, एंगल का साइन चेंज हो जाएगा +45। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ आंसर निकालें तो आंसर आएगा आपका 32,000 आंसर आया आपका 7360। मतलब आप ये जो इसको बोलते हैं अपैरेंट पावर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7360। 7360 के बराबर मतलब इतना पावर 730। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा 7360 एट एन एंगल 45। इसका यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर। अगर आपको पूछा जाए कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा तो आप इसका न्यूमेरिक वैल्यू बताएंगे एस की वैल्यू 7360 वोल्ट एम्पियर। अगर एंगल पूछा जाए तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। अगर पूछा जाए लैगिंग है कि लीडिंग तो आप बोलेंगे लैगिंग। हमने निकाल लिया है द पावर डिलीवर बाय द सोर्स। अब निकालेंगे पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में जब भी करंट फ्लो हो तो उसमें हीट के फॉर्म में वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, मतलब वेस्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर गर्म होने लगती है, हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी इन्वायरमेंट को रिलीज करती है। तो देखा जाए तो वो एनर्जी आप काम में नहीं ला पाए, वो एनर्जी धीरे धीरे इन्वायरमेंट को रिलीज हो गई। तो हम ये बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेजिस्टेंस ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई कंडक्टर हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो हम उसके लिए लिखेंगे PR का मतलब क्या होगा, P का मतलब पावर और R का मतलब रेजिस्टेंस के द्वारा जितनी पावर कंज्यूम की जाएगी उसकी पावर। तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है I² इंटू R। तो I हमने क्या निकाला है, IRMS निकाला है, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R। आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पावर क्या होता है, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस I² इंटू R, या फिर बोलते हैं V इंटू I। अब V का वैल्यू होता है IR, वैल्यू पुट करें तो आंसर आएगा, फाइनल पावर का डेरिवेशन आएगा I² इंटू R। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि I² R अगर हम लगाएं तो I की वैल्यू लगभग 32 है, तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32 इंटू R की वैल्यू कितनी 5। तो अगर 32 इंटू 5 कर दें कितना आएगा आपका वैल्यू, आपका आंसर आएगा लगभग 160 के बराबर। तो 160 और 32 को गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा फाइनल पावर कितना आएगा आपका 32 इंटू 0 32
32 इंटू 6 कितना होगा? 192। तो ये आया आंसर 5120। इसकी जो यूनिट हुई होगी वाट। हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करती है वो वाट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और कितना आंसर आया? 5120। मतलब टोटल पावर उसने सोर्स ने कितना डिलीवर किया? 7360। उसमें से अकेला 5120 पावर रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लिया, और कुछ जो पावर इंडक्टर कंज्यूम करता है, कुछ कैपेसिटर। तो हमने ये सीखा कि किसी भी एसी सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हम बनाएंगे फाइनल फेजर डायग्राम कि करंट वोल्टेज आपस में किस तरीके से एंगल बना रहे होंगे। देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। तो आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम की ओर। अब हमारा करंट आ गया, पावर आ गया, सब आ गया। अब देखते हैं फेजर डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि जो R है, L है और C है, तीनों ही आपस में सीरीज में। अगर तीनों ही आपस में सीरीज हैं तो आपने पढ़ा होगा जब भी एलिमेंट आपस में सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो उसमें जो करंट होता है, करंट इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सभी में करंट अगर हम बनाएं, देखिए हमने सप्लाई वोल्टेज लिया, ये क्या है? सप्लाई वोल्टेज Vs। इसकी वैल्यू आपने कितनी ली? आपने वैल्यू ली इसकी 230 वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। क्या ये कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। आपने इसमें कोई एंगल लिखा था क्या? कुछ नहीं लिखा है। तो आप इसको एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एट एन एंगल 0 डिग्री। राइट? 0 डिग्री का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है उसको आप बोल सकते हैं 0 डिग्री। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है उसको आप बोल सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या होता है? जे। तो हमने पढ़ा था जे। तो इसको बोल सकते हैं एट एन एंगल 0 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल 0 है, इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। अब देखते हैं करंट, जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो करंट कहाँ पे फ्लो होगा। देखते हैं करंट की वैल्यू में। देखते हैं करंट की वैल्यू हमने कितना निकाला है। हमने करंट की वैल्यू निकाला है 32, अप्रोक्सीमेटली 32, और इसका जो एंगल है -45 डिग्री। मतलब करंट जो है ये अगर 0 डिग्री है तो अगर हम इससे ऊपर की ओर एंगल ले जाएं, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, अगर आप इससे ऊपर की ओर एंगल बनाएं तो एंगल पॉजिटिव बनता है। अगर आप एंगल इधर की ओर बनाएं तो एंगल नेगेटिव बनता है। तो करंट की जो वैल्यू है 32 एट एन एंगल -45 डिग्री है,
तो इसकी वैल्यू लगभग ऐसा कुछ होगा 32। इसकी वैल्यू कितनी करंट की 32। ये है IRMS की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 32 और एंगल कितना लिखा है -45, मतलब इसको लिखेंगे -45। -45 किधर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, मतलब करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है मतलब हम बोलेंगे कि ये पीछे है, बैक है, मतलब पहले स्टार्ट वोल्टेज होगा फिर करंट आएगा। तो ये हो गया करंट। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम बना वोल्टेज और करंट का, नोट कर लेंगे इसको आप। इसके बाद हम आते हैं LC ऑसिलेशन पे। इसके बाद हम आते हैं LC ऑसिलेशन पे। LC ऑसिलेशन क्या होता है? लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक LC ऑसिलेशन क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर संधारित्र, इसको आपने किसी इंडक्टर से जोड़ दिया, ठीक है, इंडक्टर, और बीच में लगा दिया आपने स्विच। ये मान लीजिए आपने लगा दिया स्विच, इसका नाम है स्विच, कुंजी के स्विच। अब इसकी वैल्यू है C, इसकी वैल्यू है L, और लिखा गया है क्वेश्चन में कि देखो अभी आपको जो सर्किट जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें सर्किट क्या है, क्या सर्किट कंप्लीट है? तो आप सर्किट को देख पा रहे हैं, सर्किट अभी ओपन है। अगर सर्किट ओपन है तो आप बोल सकते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब करंट फ्लो नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं कि कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं अगर हम बोले कि आपने t=0 पे इसको क्लोज किया, कब क्लोज किया? t=0 पे आपने t=0 पे क्लोज किया, तो आप बोलोगे t=0 माइनस पे t की वैल्यू 0 माइनस मतलब जब भी 0 टाइम होगा उसे जस्ट पहले तो बिफोर t=0 हम बोलेंगे t=0 माइनस। t=0 माइनस पे जो सर्किट था, सर्किट कैसा था? सर्किट आपका था ओपन, और अगर सर्किट ओपन है, ये है सर्किट अगर ओपन है मतलब कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ से करंट को आप नाम दे I, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? सर्किट अगर ओपन है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? जो करंट C से फ्लो होगा वही करंट L से फ्लो होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं IC=IL, क्योंकि दोनों सीरीज में है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि सर्किट अभी ओपन है, ठीक है। और आपको इनिशियली आपको कुछ चीजें दी गई है कि जो कैपेसिटर है, आपको पता होगा कि कैपेसिटर चार्ज के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है, इंडक्टर करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जो कैपेसिटर है वो चार्ज या फिर वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो आपको दिया गया है आपको यहाँ पे कोई सप्लाई है क्या? यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, एक एलिमेंट है C, एक एलिमेंट है L। जैसे वहाँ पे एक सप्लाई था VS या फिर जिसको हम AC सोर्स बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सप्लाई नहीं। तो हमने क्या किया है कि हमने एक चार्ज कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है ये चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर मतलब ये पहले से चार्ज है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कैसा है? चार्ज कैपेसिटर। कितना चार्ज है? ये स्टार्टिंग में वोल्टेज के फॉर्म में पहले से आपने चार्ज करके रखा था इसको, और जब ये चार्ज था तो इसकी वोल्टेज थी V। तो हम इसको लिखिए इनिशियल चार्ज कैपेसिटर है, और इनिशियली कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज अप टू +V वोल्ट। मतलब कैपेसिटर पहले से चार्ज है और इंडक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इंडक्टर डिस्चार्ज है।
तो अब आपने कैपेसिटर जो कि चार्ज है मतलब उसके पास एनर्जी है। अब कैपेसिटर जिसके पास एनर्जी है, आपने उस एनर्जी वाले कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और अगर सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो क्या होगा, वो एनर्जी का धीरे धीरे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब एनर्जी धीरे धीरे करंट के फॉर्म में फ्लो करने लगेगी। और फ्लो करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इस कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी और धीरे धीरे इस इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगेगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगा। तो देखिए देखते हैं। तो पहले हमने देखा t = 0 माइनस पे सर्किट क्या है, ओपन है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हम लिखेंगे कि लिखेंगे IC = IL = 0 एम्पियर, तो एम्पियर लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही t = 0 पे आपने सर्किट को क्लोज किया, t = 0 पे एट t = 0 स्विच इज क्लोज्ड, तो स्विच जैसे ही क्लोज्ड होता है क्या होता है कि एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर। तो जब अगर एनर्जी फ्लो हो रहा है तो एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो है, एनर्जी फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम ये माने कि कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज है प्लस V वोल्ट से, तो जो एनर्जी धीरे धीरे इंडक्टर की ओर फ्लो हुआ करंट के फॉर्म में, अब धीरे धीरे इंडक्टर में भी एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये भी कुछ एनर्जी को स्टोर करने लगेगा, कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। एक तरफ इसकी एनर्जी घट रही है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे कि when time increases energy of capacitor decreases and energy of inductor increases। क्या हो रहा है यहाँ पे कैपेसिटर के पास एनर्जी था तो उसने करंट के फॉर्म में एनर्जी दिया सर्किट को, और इंडक्टर ने उस एनर्जी को पाकर एनर्जी स्टोर करने लगा, तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगी। एक तरफ कैपेसिटर की एनर्जी घटने लगी क्योंकि उसकी एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होने लगी, इंडक्टर की ओर। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, when time increases energy of capacitor decreases and energy of inductor increases। अगर हम इस करंट का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाएंगे तो आप पाएंगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप पाएंगे कि जो करंट है, ये मान लीजिए ग्राफ है और एक साइड में t है, एक साइड में करंट है। और करंट क्या है, IC जिसको आप बोलते हैं IL, क्योंकि जो करंट कैपेसिटर से फ्लो होगा वही करंट इंडक्टर से फ्लो होगा। तो करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में था 0, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे इंडक्टर से जो करंट पास हुआ धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे, उसके बाद धीरे धीरे फिर घटेगा, घट के फिर से ऐसे जाएगा, फिर से, मतलब कुल मिला के इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेट। देखिए इसकी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, करंट की वैल्यू आप ग्राफ के थ्रू देख पा रहे हैं कि पहले 0 से बढ़ रहा है, पहुंच रहा है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे I मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी V√C/L। C आपको दिया जाएगा, L आपको दिया जाएगा। V का मतलब क्या है, V का मतलब ये है कैपेसिटर स्टार्टिंग टाइम पे जितनी वोल्टेज से वो स्टोर्ड था, पहले से जितनी एनर्जी उसने स्टोर किया था वोल्टेज के फॉर्म में, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज V। तो I मैक्सिमम आएगा V√C/L, और धीरे धीरे यहाँ करंट फ्लो हुआ, फिर इस करंट की वैल्यू कम होने लगी 0 पे, फिर करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, यहाँ पे करंट की वैल्यू प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर करंट की वैल्यू प्लस। मतलब आप इस सर्किट को देखिए, ये नहीं बोल सकते कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आप इस सर्किट के ग्राफ को देखिए बोल सकते हैं कि करंट एक बार
क्लॉकवाइज जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और ड्यूरेशन क्या होगा, 180 डिग्री के लिए क्लॉकवाइज, 180 डिग्री के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसके लिए ओमेगा लिखना चाहें, ओमेगा मतलब क्या होगा, इसको ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन हो रहा है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू लिखना चाहिए सर्किट के लिए, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट, जैसे हमने रेजोनेंट कंडीशन निकाला था तो सेम यहाँ भी सेम होगा 1/√LC के बराबर, 1/√LC के बराबर ये होगा ओमेगा। इस ओमेगा को बोलते हैं आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ। हमने एफ भी बोलते हैं, एफ वो क्या होता है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड और उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। हमने लिखा हुआ है, किसी क्लास में लिखा था हमने कि ओमेगा की वैल्यू 2πf के बराबर होती है। एक फ्रीक्वेंसी यूनिट होता है हर्ट्ज और एक फ्रीक्वेंसी जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ये निकल आता है ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले कैपेसिटर चार्ज था, इंडक्टर डिस्चार्ज था, आपने सर्किट को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और करंट जो है ऑसिलेट करने लगा, मतलब करंट की वैल्यू पहले बढ़ती गई, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची, उसके बाद फिर से घटना स्टार्ट हुआ, फिर करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। फिर क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया और करंट की डायरेक्शन जो पहले क्लॉकवाइज थी अब एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है। अगर आप इस ग्राफ को देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो इसकी फार्मूला आएगा 1/√LC। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास दिखाई दे रहा है एलसी ऑसिलेशन का, लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, मतलब स्थिर डिवाइस। ये मूविंग रोटेट नहीं होता, मूविंग नहीं करता। मोटर क्या करता है, मोटर रोटेट होता है, घूमता है, ये स्थिर रहता है। इसे बोलते हैं इट इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी inductively without changing frequency। मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर का डायग्राम अगर बनाएं तो ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होंगी, दो कॉइल होंगे। ट्रांसफार्मर में जो बेसिक ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो आपको जो कॉइल दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या होगा, जैसे ही आपने एक प्राइमरी कॉइल को आपने एक एसी सप्लाई से आपने कनेक्ट किया, एसी सप्लाई
आपने जैसे ही इसको एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, एसी सप्लाई की वैल्यू है Vs, Vs की वैल्यू है Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया तो क्या होगा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पढ़ा होगा। जैसे ही करंट फ्लो होता है, आपने सप्लाई को दिया किसी कॉइल को, तो कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगता है, ये करंट फ्लो होने लगा I1। तो करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड या बोले या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बोले, तो फ्लक्स जनरेट हुआ, इस फ्लक्स इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ और फ्लक्स जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में। बहुत सारे अनगिनत नंबर ऑफ फ्लक्स ऐसे जनरेट हुए और इस तरीके से निकल के आप एयर में पास होने लगे। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्लक्स से निकल के पास हो रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, वापस इंटर कर रहे हैं। तो अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में आप देख पा रहे हैं सेकेंड कोइल भी आ जाता है, इसके एरिया में आप सेकेंड कोइल को भी रख दिए, मतलब फर्स्ट कोइल और सेकेंड कोइल को अपने पास में रखा, जिससे क्या हुआ कि किसी एक के फील्ड में दूसरा वाला कोइल भी आ जा रहा है। तो क्या होगा, क्योंकि सप्लाई अल्टरनेटिंग है, अगर सप्लाई की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, अगर आप वोल्टेज जिसे हम सप्लाई बोलते हैं या वोल्टेज और सप्लाई, अगर आप सप्लाई को आप एसी देते हैं, एसी मतलब अल्टरनेटिंग, तो इससे जनरेट होने वाला जो करंट है, करंट I, वो भी कैसा होगा, एसी। अगर करंट एसी है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का नेचर भी होगा एसी, फ्लक्स क्या होगा, एसी, फ्लक्स नेचर भी एसी होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर ये फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ में चेंज हो रही है, फ्लक्स अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और उस फ्लक्स के फील्ड में एक दूसरा कोइल रखा गया है, कोइल 2, तो क्या होगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पे जनरेट होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम नाम देते हैं E2। अब ये क्या हुआ, एक ईएमएफ जनरेट हुआ है। अब ईएमएफ जनरेट हुआ है, अगर आपने इसको किसी लोड से जोड़ दिया, अब इसको बोलेंगे लोड, LOAD, लोड, आपने किसी लोड से जोड़ दिया। लोड का मतलब क्या हो गया, लोड का मतलब कोई घर है, फैक्ट्री है, या फिर कोई सर्किट है, कोई फैन है, मोटर है, जनरेटर, किसी से भी आपने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, इसको बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है, मतलब बैटरी की तरह। तो इसमें करंट फ्लो करवाने की एबिलिटी होती है। तो अगर आप सर्किट आपका कंप्लीट, अगर आपका सर्किट क्लोज दिख रहा है, मतलब सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा I2। अगर I2 फ्लो होने लगे तो इस तरीके से क्या हुआ, देखो कोइल 1 और कोइल 2, क्या आपने इसको कनेक्ट किया, नहीं कनेक्ट किया। आपने बिना कनेक्ट किए, आपने फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल का यूज करके आपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। इधर से आपने एनर्जी दी और आपने इधर एनर्जी आपने निकाल ली। तो हम इसको बोलेंगे, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आए तो आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट इतना था। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल अप्रोच में आए तो हम बोल सकते हैं कि जो I1 है, या फिर जो देखिए यहाँ पे जैसे करंट फ्लो होता है, ये भी कोई फ्लक्स जनरेट करेगा और उस फ्लक्स में ये वाला कोइल भी आएगा उसके फील्ड में, क्योंकि ये वाला भी जनरेट करेगा कुछ इस तरीके से, ये भी जनरेट करेगा कुछ इस तरीके से, ये कोइल भी जनरेट करेगा इस तरीके से। तो कुल मिला के इस कोइल की में करंट फ्लो होने से भी फील्ड जनरेट हुआ, उस फील्ड में अगर ये कोइल भी आ जा रहा है तो यहाँ पे भी, क्योंकि इसका नेचर भी अल्टरनेटिंग होगा तो इसका फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा। अगर इसका फ्लक्स अल्टरनेटिंग है तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, इसको बोलेंगे E1। तो जो E1 है, रिलेशन निकलता है, जो ईएमएफ इन कोइल 1 है, इसको हम नाम देंगे E1, और ईएमएफ जो 2 है, इसको नाम देंगे E2। इसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वैल्यू बराबर होती है, रेशियो बराबर होती है। और I2 अपॉन I1 लिख सकते हैं। I2 का मतलब क्या होगा, I2 का मतलब होगा सेकेंडरी कोइल में फ्लो होने वाला करंट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको आप लिख सकते हैं I2 अपॉन I1। मतलब ये रिलेशन निकला। यहाँ पे N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल। N2 क्या है आपका, N2 है आपका नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोइल,
तो ये ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। वोल्टेज और सप्लाई एसी है, तो यहाँ पे एसी देना जरूरी है। एसी देना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे जिस प्रिंसिपल से ईएमएफ जनरेट हुआ है वो कैसे जनरेट हुआ है? क्योंकि फ्लक्स अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स के चेंज करने से ही ईएमएफ जनरेट हुआ है। तो फ्लक्स चेंज तभी होगा जब आप सिग्नल को एसी देंगे, अल्टरनेटिंग देंगे। उसी जगह में अगर आप डीसी दे दिए तो डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट अगर आप सप्लाई देंगे तो करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो क्या कोई ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं। यहाँ पे अगर पावर की वैल्यू लिखी, पावर P1 मतलब आपने कितना पावर सप्लाई किया, तो आएगा V1 इंटू I1, और इसकी वैल्यू पावर P2 के बराबर होगी V2 इंटू I2 के बराबर होगी। फ्रीक्वेंसी, इस साइड का फ्रीक्वेंसी अगर आप माने, अगर आप प्राइमरी साइड का फ्रीक्वेंसी माने F1, तो सेकेंडरी साइड का फ्रीक्वेंसी F2, दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब आप देख सकते हैं कुछ टर्म, F1 का मतलब होगा प्राइमरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन प्राइमरी कॉइल, फ्रीक्वेंसी इन प्राइमरी कॉइल। F1 का आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन प्राइमरी कॉइल, F2 का आप देख सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी इन सेकेंडरी कॉइल। और पावर P1 का मतलब क्या है? पावर डिलीवर, पावर सप्लाइड बाय सोर्स, सोर्स ने जितना पावर दिया P1, P2 क्या होगा? P2 का आप देख सकते हैं पावर डिलीवर बाय लोड, पावर डिलीवर टू लोड, तो इतनी चीजें आपको ट्रांसफार्मर में आनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर का इक्वेशन क्या होता है, किस प्रिंसिपल में वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क करता है, जो कि हमेशा एसी, उसके लिए आपको एसी सप्लाई देना जरूरी है। डीसी पे वर्क नहीं करता। डीसी पे क्यों वर्क नहीं करता ये हमने बताया आपको। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं हम। ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।